चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसी बात, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में, और मैं हूं कुशवाहा जो आज आपको पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, लेकिन हमें बताने की लगता है आवश्यकता नहीं है, लेकिन बता देते हैं कि आपदा प्रबंधन, बाढ़ और सूखा, जो आपदा चैप्टर है आपका भूगोल का, उसका जो है बाढ़ और सूखा जो है उस चैप्टर का आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय जो भी क्वेश्चन है उन सभी को हम अच्छा से पढ़ने वाला हैं और बिल्कुल सरल भाषा में। तो आप देर ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। लेकिन एक बात बता देते हैं कि इससे जो भी पीछे का वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं, और आशा करते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर जो प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। लेकिन आप लोग को ईमानदारी से पढ़ना है, और नहीं पढ़ोगे तो हमारी का लोगे, अपनी लोगे नहीं यार, मेरा भी लोगे। देखते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो लघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करें। बाढ़ जो है आखिरकार आती है तो आती है कैसे, उसको स्पष्ट करना है, यानी बताना है हमें कि बाढ़ कैसे आती है। तो देखते हैं लघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन का आंसर। जब मानसूनी वर्षा अधिक होती है तो नदियों का जल स्तर में अधिक वृद्धि हो जाती है। जब क्या बोला है कि मानसूनी वर्षा अधिक होती है, जब मानसूनी वर्षा जो होती है सो अधिक जब होती है तो नदियों का जल स्तर में अधिक वृद्धि हो जाती है। जब वर्षा ज़्यादा होती है तो क्या होता है, नदियों का जल स्तर जो है उसमें वृद्धि हो जाती है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और बाढ़ की स्थिति क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, बाढ़ की उत्पन्न हो जाती है। समझ में आ गया, यानी कि बाढ़ कैसे उत्पन्न होता है। जब सामान्य से, सिंपल से समझेंगे, जब सामान्य से अधिक वर्षा होगी तो नदियों में पानी बढ़ जाएगा, जिससे बाढ़ की उत्पत्ति, बांध टूटेगा, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। समझ में आया? ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दूसरा सवाल, बाढ़ से होने वाली हानियां की चर्चा करें। आखिर बाढ़ जो होती है तो उससे क्या क्या हानि होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, उसकी चर्चा करेंगे दूसरा क्वेश्चन में। तो हम देखते हैं पहला, बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित है। यानी बाढ़ से बहुत सारे हानि होता है, एक होता नहीं कि हम एक के बारे में बता दें, बहुत सारा होता है। उतना तो हम भी नहीं बताए हैं, दो चार ही बताए, लेकिन बहुत सारा होता है। आप लोग बाढ़ जब देखे होगे, या अगर नहीं देखे हो तो अपने माता पिता से पूछना कि बाढ़ जब आती है तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो हम एक एक करके हम देखते हैं। पहला, जीव जंतु और जान माल की क्षति होती है। जब बाढ़ होती है तो क्या जीव जंतु मारे जाते हैं, जान माल जो भी होता है, बहुत सारे जीव जंतु मारे जाते हैं, आदमी मारे जाते हैं, और जो भी होते हैं लगभग मारे जाते हैं। दूसरा, भवनों की क्षति है। जब दूसरा क्या होता है कि भवनों की क्षति, भवन गिर जाता है जब बाढ़ हो जाती है ना, तो भवनों की क्या होती है, क्षति होती है। समझ में आ गई? तीसरा क्वेश्चन है, संचार माध्यमों की क्षति हो जाती है। और संचार माध्यम की, जैसे पोल उल है, बिजली का खंभा वंबा लगा हुआ है, वो सब भी क्या हो जाता है, टूट जाता है। कब? जब बाढ़ आती है। तो समझ में आ गया, तीसरा हो गया। और चौथा पॉइंट है फसलों का नुकसान। फसल का नुकसान होता है, यानी फसल जब भी बाढ़ जब भी आती है तो क्या होता है, वो फसल भी नुकसान हो जाता है। समझ में आ गया? ओके, तीसरा सवाल क्या है अब उसको देखते हैं। थोड़ा सा पढ़ो तो तक थोड़ा पानी पी लेते हैं। बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखे। यानी बाढ़ से होने वाली जो सावधानी होगा उसको हमको लिखना है कि बाढ़ से सावधानी के लिए हम क्या क्या करेंगे और नहीं करेंगे। तो देखते हैं, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सुरक्षा निम्नलिखित है। यानी बाढ़ से जो भी मतलब हम सुरक्षा करेंगे वो निम्नलिखित है। एक दो तो होता नहीं, बाढ़ उठ क्योंकि आपदा है, आपदा में बहुत सारे बात होता है, इसके लिए बहुत सारे हो सकते हैं। तो देखते हैं पहला एक एक करके। उबला हुआ पानी पीना चाहिए। बाढ़ के समय जब भी होती है तो हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए, जिससे कोई बीमारी हमें जल्दी ना हो। दूसरा है खानों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए।
खाने को हमेशा क्या करना चाहिए, ढक करके तब रखना चाहिए। अब तीसरा है अब बच्चे को भूखे पेट न रखे, यानी कि जब बाढ़ की स्थिति हो तो बच्चे को भूखे पेट न रखना चाहिए। समझ में आ गया तीसरा का आंसर। ओके, हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 4 नंबर पर। बाढ़ नियंत्रण के उपाय को लिखें, यानी बाढ़ जो है उसको नियंत्रण करने का उपाय यानी रोकथाम के उपाय को लिखने के लिए कह रहा है अगला क्वेश्चन। तो बाढ़ के नियंत्रण करने के निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं। एक दो को उपाय तो होता नहीं, बहुत सारे उपाय हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। बांध का निर्माण करके, जब भी अगर बाढ़ की स्थिति होती है तो हम सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमको बांध का निर्माण करना पड़ता है। अगर बांध रहेगा तो क्या होगा कि बाढ़ जल्दी से नहीं आ पाएगा, लगभग हमारे ख्याल से। और दूसरा देखते हैं जलाशयों का निर्माण। जलाशय, जैसे जलाशय किसको कह सकते हैं हम, जैसे जिसमें पानी उनी हम रखते हैं, या जिस प्रकार आप समझ सकते हो पोखरी होता है ना, पोखरी या गाँव घर में होता है, उसी प्रकार के छोटा छोटा नदी, नसोहर, नदी नहीं कह सकते हैं, नसोहर हो गया या पोखरा ओखरा हो गया, तो उसमें जब पानी रहेगा तो पानी धीरे धीरे कमेगा, जिससे क्या होगा कि बाढ़ की स्थिति न होगी, बाढ़ न आएगा। अब अगला है तटबंधों का ऊंचा। तटबंधों का जैसे बांध उंध हो गया, उसको ऊंचा ऊंचा जब देखते होगे कि जब बाढ़ की स्थिति, बाढ़ आने वाली होती है तो उसे उस दिन पहले बांध का मरम्मत होता रहता है कि बांध को ऊंचा कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा पानी बांध से होकर के बाहर न जाए। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है सूखे की स्थिति को परिभाषित करें, यानी कि सूखा जो होता है आखिरकार क्या है, सूखा किसको कहते हैं, उसको परिभाषित करना है। जब सामान्य से कम वर्षा होती है तो उसे हम सूखा कहते हैं। जब सामान्य से कम वर्षा होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। और जिससे अनेक सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, और जिससे क्या होता है, अनेक सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। समझ आ गए। ओके, छठा क्वेश्चन है सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों को लिखे, यानी कि सुखाड़ जो होता है उसके लिए जिम्मेवार कारक क्या है, सूखा यानी कि किसके कारण आता है, कहे का मतलब ये है। तो देखते हैं सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक निम्नलिखित है, यानी बहुत सारा कारण हो सकता है, तो हम एक एक करके देखते हैं। पहला, सुखाड़ के लिए, अब सूखा की जब भी आएगा तो वर्षा कम होगी तो सूखा आएगा, यानी कि पहला हो गया वर्षा की कमी, दूसरा हो गया नहर तथा तालाबों की कमी, और नहर तथा तालाब नहीं रहेगा तो क्या होगा कि सूखा की स्थिति होगा। अगला है बिजली की कमी, बिजली नहीं होगा तो मोटर नहीं चलेगा, मोटर नहीं चलेगा तो क्या होगा, पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो सूखा आएगा। तीसरा है बोरिंग की कमी, और बोरिंग की कमी, अगर बोरिंग नहीं रहेगा तो पानी कहाँ से पटाओगे, खेत से नहीं पटाओगे तो उपजेगा नहीं, यानी सूखा आ जाएगा। क्लियर है। ओके, अगला हमारा सवाल है कि सुखाड़ से बचाव के तरीकों को लिखिए, यानी कि सुखाड़ से जो बचने के तरीका क्या क्या हो सकता है उसको हमको लिखना है। तो हम एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, और था सुखाड़ से बचने, क्वेश्चन हम पूरा नहीं देख पाए। देखो पूरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुखाड़ से बचने के तरीकों का उल्लेख उल्लेख कीजिए। हाँ, तो सुखाड़ से बचने के निम्नलिखित तरीका है, यानी सूखा से बचने के लिए निम्नलिखित तरीका हो सकता है। पहला देखते हैं हम तरीका क्या होगा। वर्षा जल का संरक्षण। वर्षा जल का संरक्षण जब भी होगा तो क्या होगा, जब बारिश होती है तो वर्षा के पानी उनी को हम एक जगह, अगर नसोहर में छोटा छोटा जो तालाब हो गया उस समय अगर जमा कर लेंगे तो जब अगर सूखा की स्थिति आए तो हम उससे पानी पटा सकते हैं। इसलिए हमें पानी का संचयन करना चाहिए, रोकना चाहिए, जमा करना चाहिए। वही बोला है वर्षा जल का संरक्षण बचाना चाहिए। दूसरा है सूखा अवरोध फसल लगाना चाहिए, यानी कि बहुत से ज़्यादा हमको मतलब पानी न पटाना पड़े, अगर सुखाड़ की स्थिति है तो भी वो उपज जाए, ऐसा कुछ फसल हमें हमें लगाना चाहिए। अगला है विभाजक योजना को बढ़ावा देना चाहिए। जल विभाजक योजना को भी क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय आता है, तो देखते हैं दीर्घोत्तरीय। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करना, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भी है क्वेश्चन, आप इसको कह सकते हो और याद भी कर लोगे। बाढ़ एक परिघटना है, और बाढ़ क्या एक प्रकार का परिघटना है। बिहार राज्य में स्थित गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती,
कमला, कोसी, सोनपुर, पुनपुन आदि नदी में जल स्तर की स्थिति में वृद्धि होने से इसके क्षेत्र में बाढ़ आने लगती है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तुरंत से ज़्यादा जल्द से जल्द पानी आ जाता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप यहाँ तक समझ गए होंगे, हम आगे देखते हैं। बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है, यहाँ तक कि बोले हैं ना, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के क्षेत्रफल का 64% भाग बाढ़ से प्रभावित रहता है। यानी कि बिहार का 64% जो भाग है वो लगभग क्या होता है, बाढ़ से हमेशा प्रभावित ही रहता है, क्षतिग्रस्त ही रहता है। प्रत्येक वर्ष बिहार में बाढ़ की समस्या आती है और प्रत्येक वर्ष लगभग बिहार में क्या होती है, बाढ़ की समस्या आती है। पहले कुछ ज़्यादा आता था, अब उतना नहीं आ पाता, क्योंकि बांध जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा हो गया है। इसके वजह से मतलब जल्दी बाढ़ नहीं आ पाती। हमारे ख्याल से 2008 में 2004 में आया था बाढ़, उसके बाद 2008 में थोड़ा सा आया था, उतना नहीं। उसके बाद तो अभी तक नहीं आया है। वर्षा के कारण पानी हो गया, बट बाढ़ नहीं आया। हम आगे देखते हैं। बिहार में बाढ़ की समस्या आती है, जिसका प्रभाव बहुत बुरा देखने को मिलता है। बिहार के प्रभावित क्षेत्र में गंगा के दियारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और जिसके कारण क्या, सर्वाधिक से ज़्यादा सर्वाधिक वो क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ के कारण एवं इससे सुरक्षा संबंधित उपाय का विस्तार से वर्णन करना है। यानी बाढ़ के कारण एवं इससे सुरक्षा, बाढ़ क्यों आता है और इससे के सुरक्षा करने के कारण को भी हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। जब मानसूनी वर्षा सामान्य से अधिक होती है तो नदियों के जल स्तर सामान्य से अधिक हो जाती है, तो बाढ़ आती है। हम बोले थे जब क्या होगा, मानसूनी वर्षा अधिक होगी तो नदियों का स्थिति खराब होगा, यानी पानी बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, बाढ़ की स्थिति आ जाएगा। वही बात कर रहा है। उत्पन्न होती है। बाढ़ आने के और भी कारण हो सकते हैं, बाढ़ आने के यही कारण है, और भी हो सकते हैं। बांध के टूटने या नदियों का जल स्तर रखने की क्षमता कम हो जाने के कारण। अगर नदी में क्या होगा, पानी रखने की क्षमता रहेगा 100 लीटर और 110 लीटर पानी आ जाएगा, तो क्या होगा, बांध टूटेगा, तो क्या होगा, बाढ़ आएगा ना। ओके। बाढ़ से सुरक्षा संबंधित उपायों का वर्णन करना है, और बाढ़ से जो सुरक्षा है उस संबंधित उपाय का वर्णन करना है। तो पहला हम देखते हैं, उबला हुआ पानी पीना चाहिए। हम बताए भी थे कि उबला हुआ पानी बाढ़ के समय ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि हमको पीना चाहिए, जिससे तबीयत खराब ना हो। अगला है खाना को ढक करके रखना चाहिए। खाना को हमेशा ढक करके ही रखना चाहिए, खुले में न रखें। अगला है कि दस्त होने पर हल्की छाछ चावल का न पीना चाहिए। जब दस्त हो, बच्चे लोग का होता है या सियान को भी होता है, तो दस्त होने पर हल्की छाछ का चावल का पानी पीना चाहिए। अगला है बच्चे को भूखे पेट नहीं सोने देना चाहिए, और बच्चे को क्या है, भूखे पेट नहीं सोना देना चाहिए। अब बाढ़ के पानी का प्रयोग खाना के लिए नहीं करना चाहिए। जब बाढ़ के समय में बाढ़ का पानी को खाना या मतलब कि हमें किसी भी कार्य हेतु हम सिंपल से कहेंगे यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी आपके शरीर में। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन है, सूखा के कारण एवं इसके बचाव के तरीकों का विस्तार से वर्णन करना है। यानी सूखा जो आता है, सूखा के कारण क्या है, इसको बचने के लिए हम क्या करेंगे, उपाय जो होगा उसको हम विस्तार से समझेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारे ख्याल से होगा इस चैप्टर का। सूखा धीमी गति से आने वाली एक प्राकृतिक आपदा है। पता है कि धीरे धीरे सूखा आता है, एक सूखा आता है नहीं ना, धीरे धीमी धीमी आता है। वर्षा की कमी, नहरों तथा तालाबों की कमी, बिजली की कमी तथा तालाबों की कमी तथा बोरिंग की व्यवस्था का अभाव इत्यादि कारण कारण
इत्यादि कारण सूखे की स्थिति का उत्पन्न होती है। यानी कि वर्षा कम होगा, तालाब की कमी होगा, बोरिंग की कमी होगी, मोटर की कमी होगी, बिजली की कमी होगा तो क्या होगा, पानी की कमी हो, और पानी की कमी होगी तो सूखा की स्थिति होगा उत्पन्न होगा होती है। सूखा को समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, किंतु इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। सूखा को खत्म तो नहीं कर सकते, नहीं, इसका जो इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सके किया जा सकता है। इसके प्रभाव को एक आदमी नहीं अपितु गांव के सभी लोग मिलकर करना पड़ता है। यानी कि एक लोग जो है सूखा की स्थिति को कम नहीं कर सकते, गांव के जितने भी लोग हैं उन सभी को मिलकर के इस पे काम हमें करना पड़ेगा। इस प्रभाव को प्रकार को कम किया जा सकता है। अब देखते हैं और है, इसके लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। और भी है कारण, वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण होगा तो क्या होगा, बादल आएगा, बादल आएगा तो वर्षा होगा, वर्षा आएगा तो क्या होगा, सूखा की स्थिति नहीं होगा। अगला है वर्षा जल का संरक्षण। वर्षा जल का हमें संरक्षण करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, जिससे वो अगर बाढ़ की स्थिति सॉरी सुखाड़ की स्थिति न आए। अगला है जल विभाजन योजना को बढ़ावा देना चाहिए। जल विभाजन योजना, हाँ, जल विभाजन योजना को भी बढ़ावा देना चाहिए। अगला है कि सूखा अवरोधी फसल लगाना चाहिए। और सूखा अवरोधी फसल, जिससे क्या होगा कि बाढ़, सूखा विरोधी यानी कि सूखा में भी मतलब कम से कम पानी लगे और वो जो है फसल हो जाए। सूखा अवरोधी फसल उसी को कहा जाता है। अगला है जल संग्रहण के लिए छोटे बांध का निर्माण करना चाहिए। और जल संग्रहण के लिए, जल को जमा करने के लिए छोटा छोटा बांध का हमें निर्माण करना चाहिए। आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ये है कि हम कह रहे हैं क्या कि आप लोग को बेहतर से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो लिखोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो नंबर नहीं आएगा, नंबर नहीं आएगा तो कहेगा फलानमा के बेटा पढ़ाई नहीं चला, जाए होते पढ़े ला लेकिन पढ़ाई नहीं होता है, कहीं और ध्यान होता है। इसीलिए ऐसा नहीं करने का, पढ़ना है, पढ़ोगे ना बिल्कुल। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय।